हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से राज्यों के प्रशासन में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जहां पर राष्ट्रपति ने कई राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है, जिसमें बिहार, केरल, मिजोरम, मणिपुर जैसे कई बड़े राज्य भी शामिल हैं। तो ये जो पूरा फैसला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है राज्यों के प्रशासन के लिहाज से। राज्यपाल के पद की बात करें तो ये मुख्यतः आपका एक संवैधानिक पद है, जिसका जिक्र आपको संविधान में देखने को मिलेगा। और राज्यपाल जो हैं वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख के तौर पर काम करते हैं, और राज्य में जितने भी इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं वो राज्यपाल के नाम पर लिए जाते हैं। इसीलिए ये जो पूरा टॉपिक है, जो पूरा विषय है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो राज्यपाल का जो पूरा विवाद है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। अक्सर जो राज्य की सरकारें हैं, जो राज्य के जो मंत्री होते हैं या राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, वो राज्यपालों पर ये आरोप लगाते हैं कि राज्यपाल दरअसल केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पे काम करते हैं। तो ये आरोप अक्सर आपको राज्यपाल पर लगते हुए नजर आ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे खबर के बारे में। खबर के बाद अगर आप देखें तो राज्यपाल का जो पद है, इस पद का एक जनरल ओवरव्यू देखेंगे, एक परिचय यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। फिर राज्यपाल को भारतीय संविधान की ओर से कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं। तो क्या स्पेशल पावर्स हैं, उन पावर्स की बात करेंगे। और राज्यपाल के संबंध में भारतीय संविधान में आपको क्या प्रोविजन देखने को मिलेंगे, उन प्रावधानों को भी देखेंगे। और फिर आपका राज्यपाल के पद से संबंधित क्या समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं, किन आधारों पर राज्यपाल के पद की आलोचना होती है, उस आलोचना पर भी बात करेंगे। अंत में एक प्रश्न आपके लिए होगा, जिसका जवाब आप वीडियो के जो तमाम कंटेंट है उसके आधार पर दे सकते हैं। और फिर ये जो पूरा आपका टॉपिक है, ये जीएस पेपर 2 से जुड़ता है। आप इसको इंडियन पॉलिटी और इसमें इसके साथ साथ आप इसको फेडरलिज्म के टॉपिक से भी जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका राज्यपाल का जो पूरा विषय है वो फेडरलिज्म के टॉपिक से भी जुड़ता है। संघवाद के विषय से भी आप इस पूरे टॉपिक को जोड़ करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए है कि दृष्टि आईएएस की जो मुखर्जी नगर वाली क्लासेस थी वो अब नोएडा में शिफ्ट हो गई हैं, और नोएडा में हमारे पहले बैचेस की शुरुआत भी हो गई है। तो हिंदी माध्यम के भी बैच हैं, अंग्रेजी माध्यम के भी बैच हैं, और अगर आप इनमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं। नोएडा सेक्टर 15 का जो मेट्रो स्टेशन है उसके काफी करीब आपको ये नई क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप ऑनलाइन माध्यम से संपर्क करना चाहते हैं, ऑनलाइन माध्यम से आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा एक सूचना हमारे संभव प्रोग्राम को लेकर के है। आपने अभी तक इस प्रोग्राम के बारे में सुन लिया होगा। 2025 के एग्जाम को टारगेट करते हुए इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है, जहां पर हर रोज आपको तैयारी के लिए, हर रोज आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल मिलेंगे। प्रीलिम्स के सवाल होंगे, प्रीलिम्स के 10 सवाल आपको मिलेंगे, मेंस के 2 सवाल रोज आपको मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये जो पूरा आपका ये जो पूरा सेशन है, या फिर आप कह सकते हैं ये जो पूरा आपका इनिशिएटिव है, पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से निःशुल्क है। तो आप इसका लाभ जो है दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पर ले सकते हैं। आगे बढ़ें, करोल बाग में हिंदी माध्यम का बैच शुरू होने वाला है, इसको अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिन है इसका 7 जनवरी, 7 जनवरी को शुरुआत होगी, 11:30 बजे जो है बैच होने वाला है। तो आप इसके बारे में 8750187501 नंबर पे संपर्क करके और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं सबसे पहले खबर के बारे में। तो खबर हमारी बहुत सरल सी है। भारतीय राष्ट्रपति द्वारा कई राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, नए गवर्नर्स जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से गवर्नर हैं? सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका मणिपुर। सबसे विशेष राज्य है मणिपुर, क्योंकि मणिपुर पिछले लंबे समय से अगर आप देखें तो एक जातीय हिंसा, एक आप कह सकते हैं एक रेशियल एक सिचुएशन से गुजर रहा है। बहुत गंभीर सिचुएशन जो है वो मणिपुर में मौजूद है। अब मणिपुर में जो नए राज्यपाल हैं उनका नाम है अजय कुमार भल्ला। कौन है अजय कुमार भल्ला? तो ये पूर्व केंद्रीय गृह सचिव रहे हैं, यानी कि होम सेक्रेटरी के तौर पर इन्होंने काम किया है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। तो इनको जो है मणिपुर के नए राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है। मणिपुर जो है वो लंबे समय से जातीय हिंसा से गुजर रहा है। अगले हमारे जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान पहले केरल के राज्यपाल के तौर पे काम कर रहे थे, और केरल सरकार की तरफ से, और केरल सरकार और आरिफ मोहम्मद खान के बीच में लगातार आपको डिस्प्यूट देखने को मिल रहा था, जहां पर केरल की सरकार ये आरोप लगा रही थी कि राज्यपाल जो हैं
वो केरल की सरकार को काम करने नहीं दे रहे हैं। तो अब उनको हटाया गया है, जो आरिफ मोहम्मद खान है उनको केरल के राज्यपाल से हटा करके उनको बिहार का राज्यपाल जो है नियुक्त किया गया है। और बिहार खास क्यों है? बिहार खास इस वजह से है क्योंकि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है नियुक्ति। फिर अगली जो नियुक्ति है वो आपका है डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। तो ये जो है पहले मिजोरम के राज्यपाल के तौर पे काम कर रहे थे, अब उन्हें ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। अगली नियुक्ति है जनरल वीके सिंह की, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, मिजोरम के राज्यपाल के तौर पर जो है नियुक्त किए गए हैं। अगली नियुक्ति है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की, जो पहले बिहार के राज्यपाल थे और अब उन्हें केरल का नया राज्यपाल बनाया गया है। तो ये ओवरऑल कुछ बदलाव, कुछ नई नियुक्तियां यहां पर आपको केंद्र सरकार की तरफ से देखने को मिली हैं। तो सबसे पहले हमने नियुक्तियों की बात की, अब आगे बढ़ा जाए, यहाँ पर राज्यपाल का जो पद है उसके बारे में थोड़ा सा परिचय देखा जाए कि राज्यपाल का जो पद है वो क्या होता है और किस किस तरह की विशेष चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो राज्यपाल का जो पद है वो एक राज्यपाल जो है वो राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड होता है। तो आप जानते हैं जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और हमारी जो संसदीय व्यवस्था है उसमें सरकार के 3 अंग आपको देखने को मिलते हैं। एक है आपका एग्जीक्यूटिव, एक है लेजिस्लेटिव और एक है जुडिशरी। तो जो राज्यपाल होते हैं, जैसे जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो केंद्रीय स्तर पर जो आपकी एग्जीक्यूटिव है उसके प्रमुख होते हैं या फिर देश के प्रमुख होते हैं। उसी तरीके से जो राज्यपाल हैं वो राज्य स्तर पर राज्य की जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है उसके प्रमुख के तौर पर काम करते हैं। तो ये ओवरऑल हमने देखा, राज्यपाल जो है राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते हैं और कार्यकारी प्रमुख होने का मतलब यह है कि राज्य में जो भी इंपॉर्टेंट काम होता है वो राज्यपाल के नाम पर किया जाता है। ये हुआ कार्यकारी प्रमुख का काम। और राज्यपाल का कार्यकाल जो है या फिर राज्यपाल का जो कार्यालय है, जो ऑफिस है, वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। तो ये अक्सर जो है एक फैक्ट के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान कहां से प्रेरित है। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्यपाल का जो पद है वो कहां से लिया गया है, तो राज्यपाल का जो पद है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब अगर आप कन्वेंशन देखें तो कन्वेंशन हमेशा ये कहता है कि जो राज्यपाल है वो उस राज्य से संबंधित ना हो जहां पर उसकी नियुक्ति हो रही है। क्या मतलब हुआ इसका? तो एक चीज तो इस कन्वेंशन के बारे में आपको याद रखनी है कि ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, ये किसी कानून में नहीं लिखा हुआ, ये संविधान में नहीं लिखा हुआ, ये केवल एक परंपरा है। परंपरा क्या है? परंपरा यह है कि मान लीजिए आप जो हैं राज्यपाल नियुक्त होते हैं और आप बिहार से संबंधित हैं या फिर उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं तो आपको उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाएगा। इसको ये इस तरह से कहना ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये कोई कानून नहीं है। सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन जो कन्वेंशन अब तक देखा गया है, सरकार ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा रहा है उसको उसी के गृह राज्य का राज्यपाल बनाया जाए। क्यों ऐसा नहीं होता है? तो ऐसा इसलिए नहीं होता है ताकि उस व्यक्ति को स्थानीय राजनीति से मुक्त रखा जा सके, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो लोकल लेवल की पॉलिटिक्स है, उससे बचाया जा सके, ताकि वो जो है अपने जो लोग हैं, जो संबंधी हैं, उनको अनुचित फायदा ना दे सके। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर जो है इस कन्वेंशन को स्थापित किया गया है। इसके अलावा एक यहाँ पर आपका आप कह सकते हैं संविधान में जो कुछ जिक्र किया गया है वो ये है कि राष्ट्रपति जो है भारत में हर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है और राष्ट्रपति के लिए भी अनिवार्य है कि जब वो किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं तो उस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे परामर्श किया जाता है। ऐसा संविधान में लिखा हुआ है ताकि राज्य में कोई भी संवैधानिक जो है अव्यवस्था ना बन सके। इसके अलावा राज्यपाल ना तो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, क्योंकि आपने देखा कि राज्यपाल को लेकर के कोई चुनाव भी नहीं होता है, और ना ही जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष तौर पे चुने जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट राज्यपाल के पद को लेकर के ये है कि राज्यपाल के पद पर आपको चुनाव देखने को नहीं मिलता। आप राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पद पर भी चुनाव होता है, आप प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री के पद पर भी चुनाव होता है। प्रधानमंत्री के पद का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, राष्ट्रपति के पद का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। लेकिन चुनाव तो होता है, पर राज्यपाल के पद की खास बात यह है कि इस पर चुनाव नहीं होता, बल्कि राज्यपाल की जो है नियुक्ति की जाती है, अपॉइंटमेंट किया जाता है। और अपॉइंटमेंट में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति की इच्छा तक जो है अपना पद धारण करते हैं और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय उनको हटाया जा सकता है। अब इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, फैसले का नाम है सूर्य नारायण बनाम भारत संघ विवाद 1982 1982 का ये जो फैसला है, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये क्लियर किया था कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति की इच्छा का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं।
यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति ने अगर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया है राज्यपाल के तौर पर या उस व्यक्ति को राज्यपाल के पद से हटाया है तो फिर यहां पर वो गलत है। आप इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना है कौन सा फैसला, सूर्य नारायण बनाम भारत संघ विवाद 1982। केंद्र सरकार जो है किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल के तौर पर नामित कर सकती है, ये हम देख चुके हैं। इस संबंध में भी एक फैसला है जिसमें सुप्रीम फैसले का नाम है हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्य में राज्यपाल का कार्यालय जो है वो केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं होता है। एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है आपका प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है, प्रीलिम्स में जो है आपका स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बन सकता है। और ये पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति तो केंद्र सरकार करती है। कौन करता है? केंद्र सरकार नियुक्ति करती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो राज्यपाल का पद है वो केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं कहलाता है। यानी कि आप ये नहीं कहेंगे कि जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं या केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं। भले ही केंद्र सरकार राज्यपाल की नियुक्ति करती है लेकिन इसके बावजूद भी वो केंद्र सरकार के अधीन काम नहीं करते हैं, उनके अधीन रोजगार के तौर पर उसको शामिल नहीं किया जाता। ये एक संवैधानिक और स्वतंत्र ऑफिस है, एक इंडिपेंडेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और इसीलिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है, इसकी महत्ता जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर हमने राज्यपाल के पद का जो परिचय था उसको समझा। अब कुछ विशेषाधिकार, कुछ विशेष शक्तियां भी राज्यपाल को प्राप्त होती हैं। उनकी अगर आप बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल जो हैं उन्हें अपने शासकीय कृत्यों के लिए विधिक दायित्व से निजी मुक्ति प्रदान की गई है। यानी कि जो उनके ऑफिशियल एक्ट हैं, ऑफिशियल जो काम है उसके लिए अगर कोई भी चाहता है कि वो राज्यपाल के खिलाफ केस करे तो वो व्यक्ति जो है राज्यपाल के खिलाफ केस नहीं कर सकता। अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें आपराधिक कार्यवाही, चाहे वो व्यक्तिगत कार्यकलाप में ही हो, की सुनवाई से मुक्ति की गई है। यानी कि उनके खिलाफ चाहे आप पर्सनल कैपेसिटी में बात करें चाहे आप ऑफिशियल कैपेसिटी में बात करें, कोई भी क्रिमिनल मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। पर्सनल कैपेसिटी में भी और ऑफिशियल कैपेसिटी में भी कोई भी क्रिमिनल मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। अब दूसरा क्या होता है? दूसरे होते हैं आपके सिविल मामले। सिविल मामलों में क्या सिचुएशन है? सिविल मामलों में सिचुएशन ये है कि अगर वो कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में सिविल मामला उनके खिलाफ दर्ज होना है तो वो दर्ज नहीं हो सकता है। यानी कि ऑफिशियल कैपेसिटी में सिविल मामला दर्ज नहीं हो सकता। लेकिन अगर पर्सनल कैपेसिटी में कोई मामला आता है, सिविल मामला, तो वो दर्ज किया जा सकता है, उसकी सुनवाई की जा सकती है। लेकिन वहां पर भी शर्त निर्धारित की गई है और शर्त यह रखी गई है कि इसके लिए आपको कम से कम 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। कितना? कम से कम आपको 2 महीने का नोटिस यहां पर देना पड़ेगा अगर आप व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उनके विरुद्ध कोई नागरिक कानून संबंधी कार्यवाही करना चाहते हैं। अगर आप किसी सिविल केस में पर्सनल कैपेसिटी में कोई केस करना चाहते हैं तो 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। और क्या है, अगर आप सिविल केस में ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई केस करते हैं तो फिर केस दर्ज नहीं किया जा सकता। और क्रिमिनल केस जो है वो ना तो पर्सनल कैपेसिटी में दर्ज किया जा सकता है और ना ही ऑफिशियल कैपेसिटी में। तो ये यहां पर आपको इन विशेषाधिकारों को याद रखना है, खासतौर पर राज्यपाल के संबंध में। अब कुछ संवैधानिक प्रावधानों की अगर आप बात कर लें, संविधान में कहां कहां पर आपको जिक्र देखने को मिलता है, तो अनुच्छेद 153 है जो ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल जो है नियुक्त किया जाएगा। अनुच्छेद 157 और 158 है जो कि कहते हैं कि राज्यपाल के पद के लिए पात्रता संबंधी आवश्यकताएं क्या होंगी, जो भी आपके मापदंड हैं वो निर्धारित किए गए हैं। अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्यपाल को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, एक मंत्रिपरिषद मौजूद होगी। हालांकि तो अब यहां से क्या निष्कर्ष निकल करके आता है कि जैसे हमारे देश में अगर आप देखें तो जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच का संबंध होता है कि राष्ट्रपति जो है वो वही काम करेंगे जो सलाह उनको मंत्रिपरिषद की ओर से, जो सेंट्रल कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट है, उसकी तरफ से दी जाएगी। उसी तरीके से आपको राज्य के मामलों में भी देखने को मिलता है। राज्य के मामलों में भी जो राज्य की कैबिनेट होती है उसके जो डिसीजंस हैं वो हमारे गवर्नर के लिए बाइंडिंग होते हैं, लेकिन हर मामले में नहीं। यहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है सिवाय कुछ स्थितियों के जहां पर राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है। विवेकाधिकार यानी कि जहां पर राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर काम कर सकते हैं, जहां पर राज्यपाल जो हैं वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना विवेक इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने डिस्क्रिशनरी पावर इनको कहा जाता है। जैसे अगर एक एग्जांपल के तौर पे आप देखें, मान लीजिए कि जो है एक सिचुएशन आती है जिस सिचुएशन में एक राज्य की विधानसभा है जिसमें मान लीजिए 100 मेंबर्स मौजूद हैं और राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं,
अब राज्य के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अपनी विधानसभा में कॉन्फिडेंस खो बैठे हैं, उनके पास जो है वोट मौजूद नहीं है। और ऐसे में जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो गवर्नर के पास आते हैं और ये कहते हैं कि इस जो आपकी विधानसभा है इसको भंग कर दीजिए, इसको डिसॉल्व कर दीजिए। तो अब ऐसे में अगर राज्यपाल को ये लगता है कि जो आपके चीफ मिनिस्टर है या फिर जो आपकी कैबिनेट है उसके पास विधानसभा में बहुमत मौजूद नहीं है, तो फिर राज्यपाल जो है वो जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनकी अनुमति ले उनकी सलाह लेने से इनकार कर सकते हैं और ऐसे में जो विधानसभा है उसको डिसॉल्व करना अनिवार्य नहीं है। तो एक तो ये सिचुएशन हो गई जहां पर डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल हो सकता है। एक और सिचुएशन अगर आप देखें तो मान लीजिए कि चुनाव होते हैं, चुनाव में 3 पार्टियां मौजूद हैं, एबीसी 3 पार्टियां हैं और जो टोटल जीतने के लिए वोट चाहिए वो 70 वोट चाहिए, 70 सीटें चाहिए और किसी भी पार्टी को 70 सीटें प्राप्त नहीं होती हैं। तो ऐसे में राज्यपाल यहां पर विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहां पर यह तय किया जा सकता है कि सरकार किसकी बनेगी। तो यह तय करने का काम जो है राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर के अधीन आता है। जब आपको हंग असेंबली देखने को मिलती है, त्रिशंकु विधानसभा जब आपको देखने को मिलती है, तो ऐसी सिचुएशन में राज्यपाल के पास विशेषाधिकार आ जाते हैं। आगे बढ़े आप, अगला जो हमारा सेगमेंट है वो है राज्यपाल के पद से संबंधित समस्याओं का और राज्यपाल की आलोचना का। तो समस्याओं की अगर आप बात करें, सबसे पहली जो समस्या आती है, अक्सर राज्यपाल के पद पर यह आरोप लगता है कि यहां पर आपको अफिलिएटेड अपॉइंटमेंट्स देखने को मिलती हैं। अफिलिएटेड अपॉइंटमेंट्स का क्या मतलब है? तो अफिलिएटेड अपॉइंटमेंट्स का मतलब दरअसल ये है कि राज्यपाल के पद को लेकर के कहा जाता है कि इस पद पर आपको जो अधिकांश अपॉइंटमेंट देखने को मिलती हैं वो या तो जो पार्टी सत्ता में है उस पार्टी के मेंबर्स होते हैं या फिर रिटायर्ड आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। तो अक्सर ये कहा जाता है, जबकि अगर आप संविधान की बात करें तो संविधान में यह कहा गया है कि जो आपका राज्यपाल जो व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा उससे बेसिकली आपका निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है, उससे जो है गैर पक्षपातपूर्ण व्यवहार की उम्मीद की जाती है। लेकिन यहां पर बेसिकली आपका जो केंद्र सरकार नियुक्ति करती है वो अक्सर अपनी पार्टी के मेंबर्स और जो पूर्व अधिकारी होते हैं जो कि सरकार के लिए बेहतर जिन्होंने काम किया था उनको नियुक्त किया जाता है। और ऐसे में जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उनके परामर्श को, उनका जो विचार है, उनकी जो सलाह है उसको अनदेखा किया जाता है। तो एक तो ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा एक आरोप अक्सर ये भी लगाया जाता है कि राज्यपाल जो है वो केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर, केंद्र के एजेंट के तौर पे काम करते हैं और अक्सर अगर किसी राज्य में केंद्र सरकार के विरोध वाली पार्टी मौजूद है, विपक्षी पार्टी मौजूद है, तो वहां पर अक्सर आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में विवाद देखने को मिल जाता है। तो केंद्र के एजेंट के तौर पर भी कई बार इनको संबोधित किया जाता है। फिर कई बार ये भी कहा जाता है कि जो राज्यपाल हैं वो अपनी विवेकाधीन डिस्क्रिशनरी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि बेसिकली यहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन लगाने की जो शक्ति है वो भी राज्यपाल के पास है, राज्यपाल इसको लेकर के सुझाव या सिफारिशें दे सकते हैं। तो कई बार ये कहा जाता है कि बेसिकली यहाँ पर जो राज्यपाल हैं वो अपनी इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, राजनीतिक कारणों से विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर राज्यपाल को हटाने की जो प्रक्रिया है वो संविधान में लिखी नहीं है। संविधान में केवल इतना कहा गया है कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति की इच्छा तक काम करेंगे, राष्ट्रपति की प्रसन्नता तक काम करेंगे और उसके बाद उन्हें हटाया जा सकता है। तो अब प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है, तो ये जो राज्यपाल हैं वो केंद्र सरकार की अनुमति पे काम करते हैं। तो ऐसे में एक डर ये भी रहता है कि अगर राज्यपाल केंद्र सरकार का विरोध करेंगे तो उनकी सीट भी जा सकती है, उनका जो पद है वो जा सकता है। तो अक्सर इसी वजह से जो राज्यपाल होते हैं, जो राज्यों के राज्यपाल हैं, वो केंद्र सरकार की जो लाइन होती है उसको फॉलो करते हुए आपको नजर आते हैं। एक यहाँ पर संवैधानिक खामियों की भी बात की जाती है, जैसे मुख्यमंत्री नियुक्ति और विधानसभा भंग करने पर स्पष्ट शक्तियों का अभाव, आपको स्पष्ट दिशा निर्देश का अभाव देखने को मिलता है। विधायक पर अनुमति रोक रखने की जो समय सीमा है वो भी संविधान में तय नहीं की गई है। संविधान में तय नहीं किया गया है कि जो आपके राज्यपाल हैं वो राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को कितने समय तक अपने पास रख सकते हैं। तो कई बार ये होता है कि जो राज्य के राज्यपाल हैं वो विधेयक को लंबे समय तक अपने पास रखते हैं और इसकी वजह से जो बहुत सारे काम हो सकते थे वो काम राज्य में नहीं हो पाते हैं। तो ये भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आलोचना यहाँ पर जो राज्यपाल का पद है उसको लेकर के आपको देखने को मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक सवाल जो है वो हमारा प्रैक्टिस सवाल जो है, दरअसल ये सवाल यूपीएससी ने 2018 के एग्जाम में पूछा था राज्यपाल के पद को लेकर के। सवाल में हमें 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई दांडिक कार्यवाही जो है संस्थित नहीं की जाएगी। तो एक तो ये पहला स्टेटमेंट हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है किसी राज्य के राज्यपाल की
परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे। इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।